हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म को कवर किए थे। परसेंटेज हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी। आज उससे रिलेटेड थोड़ा सा और कुछ और टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे कि डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होगा और उसके बीच का इंटर रिलेशन, साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फार्मूला, कुछ रिलेशनशिप को हम लोग विदाउट डेरिवेशन डायरेक्टली याद रखने का कोशिश करेंगे, जिससे न्यूमेरिकल्स जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में हम उसको सॉल्व कर लें। अदरवाइज एक लंबा मेथड्स को फॉलो करना होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले कुछ इंटर रिलेशन देख लेते हैं। मोलारिटी का रिलेशन परसेंटेज वेट बाय वेट से। सपोज परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ, परसेंटेज W बाई W का मतलब हुआ परसेंटेज इन टर्म्स बाय मास, और मोलारिटी हमको फाइंड आउट करना है। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जो यूज करते हैं वो M इज इक्वल्स टू परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज W बाई W होगा इनटू डेंसिटी। दिस इज रो, रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी S, रो S, इसका मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन GMM stands for ग्राम मोलर मास ऑफ A। लास्ट लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कि जब भी पूरे चैप्टर में A दिखेगा तो हम उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जहाँ भी B टर्म यूज हुआ है वो सॉल्वेंट के लिए यूज होगा, और सॉल्यूशन के लिए हम लोग S को लिखने जा रहे हैं। जिस तरीके से रो S को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलने जा रहे हैं, तो ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज हियर। तो मोलारिटी के लिए हम लोग परसेंटेज W बाई W को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करके फाइनली ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे। अगर उसी के जगह पे नॉर्मेलिटी निकालना है तो सब कुछ सेम होगा, बस ग्राम मोलर मास को रिप्लेस करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास से। उसका मतलब जब इक्विवेलेंट मास को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास, और जब मोलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मोलर मास। डायरेक्टली इस फार्मूला का अगर यूज करते हैं तो बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड इंटर रिलेशन, अगेन इंपॉर्टेंट, मोलारिटी एंड मोलालिटी। इंटर रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। यहाँ अगेन रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। रो यहाँ पे सॉल्यूशन का डेंसिटी, कैपिटल M represent molarity of the solution and a small m refers to molality of the solution. This is gram molar mass of solute upon 1000. By using this relation, if molality is given, we can easily determine molarity. If molarity is given, we can easily determine molality. But for both, we require a term that is called density of solution. So density of solution is required in this case also. So in most of the conversion formula, density plays important role. Density means density of solution. तो यहाँ ग्राम मोलर मास सॉल्यूट का यहाँ पे होगा, और ये स्मॉल m मोलालिटी को रेफर करेगा, कैपिटल M मोलारिटी। अगेन थर्ड इंटर रिलेशन, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्यूट का बात करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग XA। अगेन M इज इक्वल्स टू 1000 XA मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू अपॉन XB इनटू ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। XB स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम 1 माइनस XA भी लिख सकते हैं, और ग्राम मोलर मास सॉल्वेंट का पुट कर रहा है। मींस अगर हमको मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का गिवन हो
और ये पता हो कि उस सॉल्यूशन को बनाने में कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट यूज हुआ हो, या फिर कहें कि सॉल्वेंट कौन सा है, तो बहुत ही आसानी से इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग मोलैलिटी को फाइंड आउट करेंगे। लास्टली मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अगेन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। कैपिटल M refers to molarity is equals to 1000 into density of solution into mole fraction of solute upon mole fraction of solute in gram molar mass of solute plus mole fraction of solvent into gram molar mass of solvent। अगर हम इस चार इंटररिलेशन को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं जितना भी कंसंट्रेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा उस पे हम लोग का कमांड काफ़ी अच्छा होगा और बहुत ही कम समय में आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि समय कम यूज़ करे और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करे। लॉन्ग प्रोसेस हम लोग यूज़ करने से बचते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है जो कहीं ना कहीं हम लोग अभी तक जो इस चैप्टर में कवर किए हैं उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय मास, मीन्स H2SO4 का परसेंटेज मास के टर्म में गिवन है। 80% H2SO4 है, जिस H2SO4 का डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसका डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। बिल्कुल उसी के जैसा एक सेपरेट सॉल्यूशन हम लोग के पास है, लेकिन इसका वॉल्यूम नोन है और वो वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है। लेकिन इस बार कंसंट्रेशन जो H2SO4 का है परसेंटेज के टर्म में वो है 20%, जबकि पिछला था 80% बाय मास। तो 80% जो कंसंट्रेशन वाला H2SO4 है उसका हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो मेरे पास यहाँ पे अगर देखा जाए परसेंटेज W/W और डेंसिटी गिवन है और ये भी पता है कि सॉल्यूट कौन सा है, तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब यहाँ पे मोलैरिटी इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे और फाइनली M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 यूज कर लेंगे। M1 के लिए हम लोग कौन सा कंसंट्रेशन यूज करने जा रहे हैं, 80% वाले यूज करने के बाद M1 निकाल सकते हैं। V1 नहीं पता है, M2 के लिए हमको पता है कि 20% वाला यूज करेंगे और V2 1 लीटर गिवन है। तो इस तरीके से ये जो अननोन टर्म है इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इस अननोन टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फार्मूला में परसेंटेज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को पुट करेंगे और यहाँ 98 पुट कर सकते हैं। तो M1 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अगर हम यहाँ M1 को फाइंड आउट करें तो M1 इज इक्वल्स टू percentage which is given 80 into density of solution is 1.8 into 10 upon 98। उसी तरीके से M2 को अगर फाइंड आउट करें तो M2 जो फाइंड आउट होगा वो परसेंटेज इस बार कितना है 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के डेंसिटी से, जो सेकंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इंटू 10 अपॉन मोलर मास, तो सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होगा। इस तरीके से M1 और M2 फाइंड आउट कर लिए, V2 इज नोन, V1 कैन इजिली बी डिटरमाइंड। सो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि कितना आसानी से हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अगर मोलैरिटी के लिए ये इक्वेशन मेरे दिमाग में है तो निश्चित रूप से आंसर काफी कम समय में मिलने जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन,
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो कि लैब में यूज होता है वो 68% बाय मास यूज होता है। लैब में जो नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं उसमें 60 उसका कंसंट्रेशन होता है 68% बाय मास। बोला अगर एसिड का डेंसिटी 1.504 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी, उस लैब में यूज होने वाला नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट होगा? अगेन जो लैब में यूज, इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लैब में जो नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं उस नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज गिवन है और वो परसेंट 68% वेट बाय वेट है, मीन्स मास के टर्म में परसेंटेज नोन है। और इसके हेल्प से चूंकि डेंसिटी भी नोन है हमको फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन का मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होगा। तो अगर देखा जाए कि डेंसिटी के हेल्प से मोलैरिटी और मोलैलिटी को फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से, जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे, परसेंटेज और डेंसिटी के हेल्प से हम लोग सबसे पहले मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे और मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड क्वेश्चन में फिर से फर्स्ट फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला मेरे पास जो है वो मोलैरिटी m इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 इंटू उसका परसेंटेज है 68, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होगा HNO3, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16 into 3, it becomes 15 plus 48, 8 plus 5, 3, 4 plus 1, 63, it becomes 63. So it gives molarity of the nitric acid. इस तरीके से नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी हम लोग फाइंड आउट कर लिए और तब जाके इस फार्मूला का यूज करेंगे जो कि डेंसिटी इज गिवन 1.504 अपॉन मोलैरिटी, ये पूरा का पूरा वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m प्लस ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? तो नाइट्रिक एसिड, जिसका ग्राम मोलर मास कितना है 63 अपॉन 1000। मेरे पास जो वेरिएबल बच के आया है वो क्या है? सिर्फ मोलैलिटी। क्या इस तरीके से हम सॉल्यूशन का मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इन जनरल जो भी लैब में यूज हो रहा है, चाहे नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड, इन जनरल उसका परसेंटेज बाय मास ही दिया रहता है, साथ में उसका डेंसिटी। और इस दो डेटा के हेल्प से हम लोग मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये फार्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे मोलैरिटी ऑब्टेन कर ले हम लोग परसेंटेज वैल्यू से। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे गिवन जो है कैल्शियम क्लोराइड का 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और सोडियम क्लोराइड का भी 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। कैल्शियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन गिवन है 10 to the power -3m और सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन गिवन है 10 to the power -4। क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैसे और क्या होगा क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्लोराइड आयन का मोलैरिटी को हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्या होगा क्लोराइड आयन का मोलैरिटी? तो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ये वाटर में जाएगा, ब्रेक करेगा Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस, और सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में जाएगा तो ये बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस। T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन था 10 to the power -3m। ये दोनों उस टाइम तक बना नहीं होगा, मीन्स अभी जस्ट वाटर में कैल्शियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया ही गया। T इज इक्वल्स टू T पे ये मान के चलेंगे कि ये 100% डिसॉल्व कर गया। इसका मतलब CaCl2 बचने नहीं जा रहा है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, लेकिन इसके 1 मोल से क्लोराइड का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है।
तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3m, जबकि ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3m। यहाँ पे 2 किस लिए आ रहा है, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है 2, तो 10 टू द पावर माइनस 3 से कितना बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन, t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस 4m। इस दोनों का कंसंट्रेशन नोन नहीं है अभी, लेकिन t इज इक्वल टू t जब तक कि सोडियम क्लोराइड फाइनली वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व ना कर जाए, तो वैसे सिचुएशन में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन खत्म हो गया, जबकि ये नहीं, इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, मींस ये भी 10 टू द पावर माइनस 4m और ये भी 10 टू द पावर माइनस 4m। इस तरीके से क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया जा चुका है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन जो फाइंड आउट हुआ है वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3m एंड हियर क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस 4m। नाउ हम लोग जानते हैं टोटल मोलारिटी अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल एंड टोटल वॉल्यूम का यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल के जगह पे हम m1 v1 n1 के लिए और m2 v2 n2 के लिए अपॉन टोटल वॉल्यूम इज v1 प्लस v2। क्या यहाँ पे मोलारिटी m1 पता है, इज गिवन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 प्लस m2 इज 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू वॉल्यूम इज 500 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 1000, 1 लीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा क्लोराइड आयन का टोटल कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग दोनों सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का मोलारिटी फाइंड आउट किए और फाइनली टोटल मोलारिटी का जो फार्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ मोल बाई टोटल वॉल्यूम को अप्लाई किया और फाइनली हम क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के बाद आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड में बनाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे चूंकि 2 मोल बन रहा है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 4th क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड रेस्ट एसिटिक एसिड बाय मास प्रेजेंट है और हमको पता करना है तीनों का मोल फ्रैक्शन। फिर से क्वेश्चन को हम बता दें कि एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, आप कह सकते हैं ये एक टर्नरी सॉल्यूशन है जिसमें 25% वाटर, 25% इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल एंड रेस्ट इट मींस 50% एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। हमको यहाँ पे ये पता करना है कि हर एक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आते हैं 3rd क्वेश्चन में। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन आप चाहें तो मास फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मास फ्रैक्शन के लिए जिसका भी मास फ्रैक्शन बोले उसको अपॉन टोटल मास को पुट करेंगे। अगर हम सबसे पहले मोल निकाल ले वाटर का, फिर मोल निकाल ले हम लोग इथाइल अल्कोहल का C2H5OH और फिर निकाल ले मोल हम लोग CH3COOH का। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास। तो गिवन मास वाटर का, अब ये परसेंटेज में इंफॉर्मेशन है, तो मान लेते हैं सैंपल का साइज 100 ग्राम है। सैंपल साइज कितना है 100 ग्राम। वैसे सिचुएशन में जो परसेंटेज है अब डायरेक्टली हम लोग ग्राम में लिख देंगे। तो अगर सैंपल साइज 100 ग्राम है तो 25% इज नाउ 25 और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, तो वाटर के ग्राम मोलर मास से। वाटर का ग्राम मोलर मास हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 इज 18। यहाँ पे परसेंटेज है इसका 25 इथेनॉल का, तो मास भी 25 ग्राम बिकॉज सैंपल साइज इज 100 ग्राम। इथेनॉल का मोलर मास हो जाएगा 12 टू द 24 प्लस 6 30 प्लस
16 is 46, and in this case rest that is 50%. So उस सॉल्यूशन का साइज अगर 100 ग्राम है तो उसमें 50 ग्राम क्या प्रेजेंट है, CH3COOH प्रेजेंट है, और तब जाके इसको हम इसके मोलर मास से डिवाइड करने जा रहे हैं। एसिटिक एसिड का मोलर मास कार्बन 2 है तो 24, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 + 1 4 है तो हाइड्रोजन का मास 4, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितना है 2 है तो 16 to the 32, ओवरऑल 4 4 8 + 2 10 and 3 + 2 5 + 1 6, that is 60. we are going to put 60. तो इस तरीके से हम तीनों का मोल फाइंड आउट कर लिए। और मोल फ्रैक्शन के लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखना चाहे वाटर का तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली x ऑफ इथेनॉल अगर फाइंड आउट करते हैं तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल। और अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन तो ये 1 माइनस इस दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे H2O और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। इस तरीके से तीनों का मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म से होता है और सारा कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे डेंसिटी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में गिवन होता है और वो डेंसिटी ही कन्वर्जन फैक्टर है एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करते वक्त। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी और उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हेनरी लॉ। तो सबसे पहले हम लोग इस बात के बारे में सोचें कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है और सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है। सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितना मैक्सिमम अमाउंट को उसमें डिसॉल्व करवाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मींस सॉल्युबिलिटी को हम लोग मेजर इस तरीके से करेंगे कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट के कितने अमाउंट को डिसॉल्व करवा सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करवा सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करवा सकते हैं, गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करवा सकते हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे ये कवर करेंगे कि सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होता है और गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में जो होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उससे रिलेटेड ये लॉ हेनरी लॉ है जहाँ से न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस हमेशा बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्लियर है, अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved, the maximum amount of solute that can be dissolved into the given amount of solvent। solvent के given amount में solute कितना amount में dissolve करवाया जा सकता है। सबसे पहला जो पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो कि solid को liquid में dissolve करेंगे, solid into liquid। और इसमें सबसे पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे माइंड में रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर एक जैसा नेचर रखता है तो एक दूसरे में वो सॉल्युबल होगा। अगर हमसे पूछा जाए व्हाई सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल क्यों है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर सोडियम क्लोराइड है क्या। तो एक ऐसा कंपाउंड जो वाटर में जाने के बाद Na+ और Cl- में चेंज हो रहा है। क्वेश्चन राइज होता है कि ये कैसे संभव हो पाया सोडियम क्लोराइड के लिए कि वाटर में जाने के बाद वो आयंस में डिसोसिएट कर गया।
वाटर के बारे में कहा जाता है कि ये वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कोई भी सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। दूसरा पोलर कैरेक्टर, पोलर कैरेक्टर ऑफ वाटर। वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे? तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन इस तरीके से 2 बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन के बारे में अगर देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग में गया 2 इलेक्ट्रॉन, बचा रह गया 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल कितना होगा? 2। और ये दोनों लोन पेयर कुछ इस तरीके से होगा। और ये अगर लोन पेयर इस तरीके से है तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इस दोनों में रिपल्सन काफी ज्यादा होगा। लोन पेयर का रिपल्सन काफी ज्यादा होगा। तो लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएगा। ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाएगा। दूर जाने पे रिजल्ट ये होगा कि हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड ये है वो थोड़ा नीचे आ गया और इस तरीके से ये 2 लोन पेयर 3 डायमेंशनल स्पेस में और ये 2 बॉन्ड पेयर अपने आप को अरेंज कर लिया। इस ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 क्योंकि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड एंगल जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मॉलिक्यूल लीनियर है, लेकिन अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। अब यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और इस डाइपोल मोमेंट का भी इधर। तो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड का जो म्यू नेट है वो 0 के बराबर नहीं है। और अगर डाइपोल मोमेंट इस कंपाउंड में है तो कहीं ना कहीं ये कंपाउंड पोलर होगा। तो सेकंड रीजन इज पोलर कैरेक्टर ऑफ वाटर। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो हाईएस्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाईएस्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए 80 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, थोड़ा सा वो देख ले। F इज इक्वल्स टू K अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ फिजिक्स में पढ़ना है। यहाँ पे अगर खास बात देखा जाए तो K कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 और Q2 चार्जेस है और R उस चार्ज के बीच का सेपरेशन और F उसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहाँ पे देखा जाए सोडियम क्लोराइड में Na+ एज अ कैटायन एंड Cl- एक एनायन है। Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा और काफी टाइटली पैक्ड है जब वो सॉलिड फेज में है। जब इसको हम वाटर में डालें तो वाटर के अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर में जाने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर का जो है वो एयर में जितना था उसका हो गया 1/80 टाइम्स। मतलब काफी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच डिक्रीज कर गया जब वो वाटर में गया। इसका मतलब ये सेपरेट होगा वाटर में हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वजह से। ये पानी में सॉल्युबल इसलिए होगा क्योंकि ये एक पोलर कंपाउंड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए लाइक डिसॉल्व लाइक, दोनों का नेचर एक जैसा हुआ। अगर बोला जाए कि अल्कोहल C2H5OH इज वाटर सॉल्युबल तो रीजन इज वेरी सिंपल कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। आपसे बोला जाए अमोनिया इज वाटर सॉल्युबल क्योंकि ये पोलर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ रहा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये डिसाइड करने जा रहा है कि कौन किसमें सॉल्युबल होगा। क्या सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व करेगा? कभी नहीं, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर होता है जबकि ये एक पोलर कंपाउंड है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सेकंड फैक्टर जो होगा वो होगा टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से किसी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी वाटर में चेंज होगा या फिर नहीं? तो अगर हम यहाँ देखें कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस दो तरह से हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। सॉलिड कोई सॉल्वेंट सॉल्यूट है, इसको सॉल्वेंट में मिलाने जा रहे हैं और ये डिसॉल्व कर रहा है और यहाँ पे बना रहा सॉल्यूशन। ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज का जो डेल्टा एच हो सकता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यहाँ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच इज लेस देन 0। हम लोग को पता है कि ये जो प्रोसेस डिसोल्यूशन है या तो एक्सोथर्मिक होगा, नहीं तो फिर एंडोथर्मिक नेचर का होगा। अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब इस डिसोल्यूशन के वक्त हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा होगा, और सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा होगा तो डेल्टा एच जो इंथैल्पी चेंज है अब उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस तरीके से डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम अगर एनर्जी को रिलीज कर रहा है और अब्सॉर्ब कर रहा है, दो सिचुएशन। अगर यहां पे देखा जाए तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अब्सॉर्ब कर रहा है, और अब्सॉर्ब किस में करेगा? एंडोथर्मिक में। और यहाँ पे डेल्टा एच इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम अपना एनर्जी खर्च कर रहा है, और खर्च कर रहा है तो ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है, और इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर का डिसीजन ले सकते हैं। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है मीन्स उसको हीट चाहिए, और अगर हीट चाहिए तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। कि सेकेंड सिचुएशन में प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो डिसाइड किस बेसिस पे होगा कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में सिस्टम एनर्जी बाहर से ले रहा है, इसलिए उसका एनर्जी बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो कन्वेंशन, थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका साइन होना चाहिए पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होता है? इंथैल्पी चेंज, चेंज इन इंथैल्पी, और इंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो सिस्टम का जितना हीट कंटेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी, और उसी का चेंज को डेल्टा एच बोल रहे हैं। तो एंडोथर्मिक टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो ऑलरेडी हीट चाहिए था, टेम्परेचर बढ़ाने से उसको हीट मिल रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाने से बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो डिसाइड करना है किस बेसिस पे होगा? तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्ड बात अगर करें तो प्रेशर। क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे होगा? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा क्या सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? तो सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए प्रेशर कहीं ना कहीं सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर डिटरमाइन नहीं करने जा रहा है, बिकॉज प्रेशर के बदलने से सॉलिड पे कोई फर्क होने नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हो गया। जो सेकंड पार्ट होगा इसमें, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो ये होगा कि गैसेस को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करवाएंगे, और ये देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर होगा जो गैसेस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिटरमाइन करेगा। तो गैस इनटू लिक्विड, यहां भी सबसे पहला जो पार्ट होगा वो नेचर
ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाटर है और वाटर में जो गैस हम लोग भेज रहे हैं वो पहला अमोनिया भेजे, दूसरा ऑक्सीजन भेजे, तीसरा CO2 भेजे, चौथा हीलियम भेजे, इस तरीके से डिफरेंट गैसेस को इसमें भेजा जा रहा है और हमको ये बताना है कि कौन सा गैस इसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा या कौन कम मिनिस्ट सॉल्युबल होगा। मान लीजिए HCl भी दे रहे हैं और ये पता करना है हमको कि इसमें कौन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन कम सॉल्युबल होगा। सबसे पहले अभी जस्ट हम लोग देखे थे वाटर एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। अब यहां पे देखा जाए कि अगर हमको पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर इसमें से कोई भी गैसेस पोलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो वो गैस कहीं ना कहीं इस वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा। तो अगर बात करें HCl का तो निश्चित रूप से इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से क्लोरीन पे साइन माइनस और हाइड्रोजन पे साइन हो जाएगा प्लस और निश्चित रूप से ये हो जाएगा पोलर, तो ये सॉल्युबल होगा। अगर हम बात करें हीलियम का तो हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, ये पोलर नहीं है इसलिए ये बहुत ही कम सॉल्युबल होगा, बहुत कम। अगर हम बात करें अमोनिया का तो अमोनिया इज पोलर कंपाउंड और साथ में ये अमोनिया जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग है और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि CO2 और O2 में कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, ओवरऑल ये कंपाउंड नॉन पोलर है। तो ऐसा लग रहा है कि ये नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो मींस पोलर वाटर में नॉन पोलर CO2 डिसॉल्व करेगा या नहीं। तो क्वेश्चन राइज इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर जरूर दिख रहा है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन ये वाला पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पोलर है, मींस विद इन द मॉलिक्यूल देयर इज पोलैरिटी एंड दैट्स व्हाई CO2 में डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में CO2 डिसॉल्व करेगा उतना नहीं जितना कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका सॉलिडिटी इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप में अगर देखा जाए तो यहाँ पोलैरिटी है, ओवरऑल भले पोलैरिटी नहीं है। बात करेंगे अगर ऑक्सीजन का तो O डबल बॉन्ड O ये कंप्लीटली म्यू नेट इज इक्वल्स टू 0 और ये काफी कम सॉल्युबल होगा वाटर में। तो किसी गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है या कम, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कंसिडर करते हुए एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेकेंड, टेम्परेचर। सेकेंड विल बी टेम्परेचर। टेम्परेचर गैसेस के सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से डिसाइड करेगा, इस बात को हम लोग देखें। सेकेंड फैक्टर विल बी टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो इन जनरल हर एक सिचुएशन में देखा जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है गैसेस का वाटर में। तो गैसेस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट रहा है। एक और बात कि इन जनरल जो डिसोल्यूशन गैसेस का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मीन्स ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कि वो घटने जा रहा है। दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि थर्मोडायनेमिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये वाला जो टर्म होगा एक्सोथर्मिक में नेगेटिव हो जाएगा। अगर बात किया जाए डेल्टा एस का तो आपको पता है कि अगर ये वाटर है
और इसके ऊपर से गैस आ रहा है, तो ये तो लिक्विड है ना, और ये गैस लिक्विड में जाके मिल रहा है, तो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस घटा या बढ़ा, तो रैंडमनेस डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव। किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए मीन्स अगर गैसेस डिसॉल्व कर रहा है वाटर में, गैसेस अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहा है और अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो वो प्रोसेस अपने आप होगा। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। तो सॉल्युबिलिटी के वजह से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी घटा रहा है, ये माइनस में, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला पोर्शन टोटल पॉजिटिव होने जा रहा है। और एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये नेगेटिव होने जा रहा है, और हमको ये भी नेगेटिव चाहिए जिसके चलते वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसको नेगेटिव होने के लिए जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर ये नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी स्पॉन्टेनियस हो जाए तो डिसॉल्व करेगा, लेकिन शर्त है कि ये नेगेटिव है और ये वाला टर्म पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है जब गैस वाटर में डिसॉल्व करता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, तो डेल्टा एच काफी ज्यादा माइनस होने वाला नहीं है। हमको ये नेगेटिव चाहिए, ये तभी संभव हो पाएगा जब ये वाला जो टर्म दिख रहा है टेम्परेचर वो कम हो। अगर यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम हो तो ये वाला टर्म का पॉजिटिव वैल्यू जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा कम, और अगर मैग्नीट्यूड कम होगा और इससे भी कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो डेल्टा जी आ जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर भी हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से गैसेस के सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर डिसाइड करेगा, गैसेस को सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से सेकंड फैक्टर भी हम लोग कंप्लीट किए। अब आते हैं हम लोग थर्ड फैक्टर की ओर, और वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड फैक्टर जो कि प्रेशर होगा। थर्ड फैक्टर क्या होगा? प्रेशर। थर्ड फैक्टर विल बी प्रेशर। अगर हम बात करें कि गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम सेट होता है, और वो इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद एक सॉल्यूशन बनता है। यहां अगर बहुत ही सिंपल तरीके से सोचे कि क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का गैसेस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, यहां पे हम लोग इसका आंसर ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी खोज सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है अगर रिएक्टेंट साइड कुछ बढ़ रहा है तो वो शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट साइड। मीन्स अगर कंसंट्रेशन किसी एक का बढ़ जाए, किसी का बढ़े तो वो, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़े तो प्रोडक्ट साइड में इसका शिफ्टिंग होगा, इस इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर इसमें बढ़ता है। लिक्विड का अमाउंट तो कांस्टेंट है, या हम कहेंगे एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर। और अगर गैस का प्रेशर हम बढ़ाते, गैस का कंसंट्रेशन का बात नहीं करेंगे, जब तक घुलेगा नहीं तब तक कंसंट्रेशन का बात नहीं, तो गैस इस लिक्विड में कब बढ़ा सकते हैं? जब हम प्रेशर को बढ़ा दे, तो अब प्रेशर बढ़ने से कम स्पेस में ज्यादा गैस मॉलिक्यूल आ जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि गैस पे प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस कंटेंट में, इस लिक्विड कंटेंट में गैस का अमाउंट बढ़ेगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि ये किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा, और इस तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब प्रेशर को बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ने जा रहा है। प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में बढ़ेगा। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है हमारे पास, और वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या कहा गया कि अगर गैस वाटर में या किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस सॉल्युबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए कोई कंसंट्रेशन टर्म का यूज करना चाहिए। इन जनरल कंसंट्रेशन टर्म के रूप में यूज होता है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हेनरी के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है
कि solubility is directly proportional to amount of gas. Solubility is directly proportional to amount of gas. अगर अमाउंट गैस का ज्यादा है तो आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ज्यादा, तो अमाउंट ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन में इन जनरल लिया जाता है, मोल फ्रैक्शन। और ये सॉल्युबिलिटी गैस के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है और गैस का अमाउंट प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक टर्म यूज हुआ जो ये बताएगा कि गैस का अमाउंट उस लिक्विड में कितना ज्यादा या कितना कम। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के जगह दूसरा कंसंट्रेशन टर्म भी पुट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो जो कांस्टेंट पुट करेंगे वो कांस्टेंट पिछले वाले कांस्टेंट से डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लिए कि प्रेशर जो होगा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट पुट करेंगे जिसको हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट बोलेंगे, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को एक्स बोलेंगे। तो मेरे पास एक फार्मूला निकल के आ रहा है वो ये कि P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। के एच यहाँ पे क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे डिफरेंट फॉर गैसेस, सॉल्वेंट्स एंड टेम्परेचर। इसका मतलब ये के एच जो होगा वो टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स तीनों में से किसी एक को भी अगर चेंज कर दे, गैस को बदल दे, सॉल्वेंट को बदल दे, टेम्परेचर को चेंज कर दे, हर एक सिचुएशन में के एच का वैल्यू बदलेगा। मतलब अगर ये तीनों नहीं बदलने दे तो के एच का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है, इन जनरल फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो हेनरी लॉ ऐसा ही होता है और ये मोल फ्रैक्शन ही होता है जो अमाउंट ऑफ गैस को लिक्विड में रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी यहाँ पे x के जगह पे कोई दूसरा टर्म भी यूज होता है, मोल फ्रैक्शन के जगह पे कोई दूसरा कंसंट्रेशन टर्म। ये कैसे पता करेंगे, तो पता करने का तरीका है के एच और P का यूनिट चेक करेंगे। अगर यूनिट सेम है देन ये जो फैक्टर होगा मोल फ्रैक्शन होगा, या अगर मोल फ्रैक्शन नहीं है तो क्या है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो फिर के एच और P के यूनिट्स x का यूनिट फाइंड आउट करेंगे, इस टर्म का यूनिट इस दोनों के यूनिट से फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अगर प्रेशर एटीएम में गिवन है और के एच भी एटीएम में गिवन है तो x का कोई यूनिट होने नहीं जा रहा, और ऐसे भी हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता ही नहीं है। ऐसे भी पता है कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर दोनों एटीएम में है तो निश्चित रूप से ये मोल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर इसका यूनिट एटीएम से के अलावा कुछ और है तो वैसे सिचुएशन में इस टर्म का यूनिट कुछ ना कुछ आएगा। वो यूनिट कुछ ना कुछ किसी कंसंट्रेशन टर्म का होगा, उससे ये पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। कभी कभी हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू के एच पी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बोले a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b एट द सेम टाइम b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, द डिफरेंस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। जो के एच यहाँ पे है और जो के एच यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट और फार्मूला दिख रहा है इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे बहुत ही खास है कौन, के एच। यहाँ पे अगर देखा जाए कि के एच टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, गैस और सॉल्वेंट तो जान ही रहे, लेकिन टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, टेम्परेचर बढ़ाने से के एच पे क्या फर्क पड़ेगा जब तक कि हम गैस और सॉल्वेंट को नहीं बदल रहे हैं। तो ध्यान से देखा जाए कि P इज इक्वल्स टू, अगर हम के एच एक्स लिखते हैं तो के एच इज इक्वल्स टू P अपॉन एक्स लिखेंगे। अगर P को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर हम नहीं बदल रहे हैं, अगर हम प्रेशर को नहीं बदल रहे हैं तो हम के एच को हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
मोल फ्रैक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या इसके जगह पे हम सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं? तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और हम लोग एक और चीज जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हमको निकल के आ रहा है KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो KH घट रहा है, और यहाँ सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी तो टेम्परेचर घट रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर और KH एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब कि अगर ऑक्सीजन को डिजोल्व करवा रहे हैं वाटर में और टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो KH का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। अगर अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करवा रहे हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो उस समय जो KH का वैल्यू है वो वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पे और भी ध्यान से देखा जाए तो P इज इक्वल्स टू KHX है, ये Y इज इक्वल्स टू MX इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन पुट करते हैं और यहाँ पे प्रेशर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन में चेंजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स होगा इन जनरल देखा जाएगा कि ये और KH का वैल्यू कांस्टेंट इन जनरल गिवन होता है, वैसे सिचुएशन में आपको सॉल्युबिलिटी बताना होगा, मींस मोल फ्रैक्शन के टर्म में। कभी कभी KH का यूनिट डिफरेंट हो जाएगा प्रेशर से, तो वैसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे X जो फैक्टर है वो कौन सा होगा उसके यूनिट से हमको डिसाइड करना होगा। अदरवाइज सारा क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल ही होता है। तो KH किस पे डिपेंड करता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये MCQs वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड होगा। यहाँ पे हम जो किए हैं प्रेशर को कांस्टेंट करके KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। एट द सेम टाइम सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट्स व्हाई यू कैन से KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। हेनरी लॉ का कुछ लिमिटेशन है, हेनरी लॉ का कुछ लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन क्या है? अगर लिमिटेशन हेनरी लॉ का देखें तो लिमिटेशन होता है कि प्रेशर काफी हाई होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हाई प्रेशर पे ये एप्लीकेबल नहीं है। टेम्परेचर काफी लो कर दें तो भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हेनरी लॉ में कुछ लिमिटेशंस भी है जिसको भी हम लोग को माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं, सॉल्युबिलिटी का भी एक लिमिट होगा। वैसे ही टेम्परेचर को काफी कम कर दे तो सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ जाएगा, इसका एक लिमिट है। कुछ इसका एप्लीकेशन पार्ट भी है, उस एप्लीकेशन पार्ट को भी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट बोल सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट अगर इसका हम देखें तो एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहला अगर बात करें कि अगर कोई ओशियन में डाइव करता है, ओशियन के अंदर जाता है, उसको एक स्पेशल सूट का जरूरत होता है और उसके बैक पे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अंदर जाता है तो हम वहां पे प्योर ऑक्सीजन, स्कूबा डाइविंग उसको बोलते हैं, वो प्योर ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं इनटेक कर सकता है। एयर यहाँ पे जो हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं यहाँ भी ऑक्सीजन 21% ही है, तो हम लोग प्योर ऑक्सीजन रेस्पायर नहीं कर रहे, इनहेल नहीं कर रहे। तो उसी तरीके से उस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन भर दिया जाता था और ऑक्सीजन भर दिया जाता था, और इस सिलेंडर को लेके जब ओशियन के डेप्थ की ओर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, साथ में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी आ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच, वाटर का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर। जब अर्थ के सरफेस पे थे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉडी पे क्या लग रहा है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। लेकिन जब ओशियन के डेप्थ में चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ कौन सा प्रेशर का बात होने लगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ किसका, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। और इस तरीके से प्रेशर काफी बढ़ गया। जब हम लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब प्रेशर काफी हाई है और हम ओशियन के डेप्थ में हैं और उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन इनहेल किए, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों बॉडी के अंदर चला गया, ब्लड में मिला। ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है। वो नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व कर गया। उस समय तक हमको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक हम ओशियन के डेप्थ में, लेकिन वहां तो रहना है नहीं, फाइनली बाहर आना है। जब बाहर आएंगे तो ये वाला प्रेशर खत्म, अर्थ के सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जीरो मींस प्रेशर घट गया। तो क्या नाइट्रोजन का ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी घटेगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर घट गई, नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी भी घट गया। ऑक्सीजन तो गया, ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हो गया और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो गया बॉडी के अंदर। वैसे सिचुएशन में जो वेन्स है उसमें थोड़ा बहुत ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है और जिससे बॉडी में एक जबरदस्त पेन होता है, जिससे अनइजनेस होता है, काफी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में चला जाता है। उससे बचने के लिए आज के समय में इस नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को थोड़ा कम किया गया और उसमें साथ में हीलियम मिला दिया। अब हीलियम मिलाने से नाइट्रोजन का परसेंटेज घट गया और हीलियम चूंकि वाटर में या ब्लड में सॉल्युबिलिटी इसका काफी कम है और काफी कम होने की वजह से हीलियम का सॉल्युबिलिटी काफी कम है। रीजन अभी हम लोग देखे थे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, तो इसका सॉल्युबिलिटी कम है, ये डिसॉल्व करेगा ही नहीं, गैस का गैस ही रह जाएगा। जबकि नाइट्रोजन डिसॉल्व कर रहा था, अब ये है ही नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में। ये जो है हम लोग इनहेल किए, इसको यूज कर लिए और ये कम अमाउंट में है, इसलिए अब उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा अगर एप्लीकेशन देखें, सेकेंड एप्लीकेशन का अगर हम बात करें तो सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का बात कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। कार्बोनेटेड का मतलब हुआ CO2 डिसॉल्व है, CO2 इज डिसॉल्व इनटू वाटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें डिसॉल्व है। एक्चुअल में वहां पे CO2 कन्वर्ट हो रहा है H2CO3, थोड़ा बहुत कार्बोनिक एसिड में चेंज हो। अब यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है इसके सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक वो सॉल्युबल होगा नहीं तब तक ये होगा नहीं उसमें कार्बोनिक एसिड और तब तक वो हमारे यूज का होगा नहीं, तो उसको CO2 को ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व करवाने के लिए हम उस बॉटल के ढक्कन को पैक रखते हैं। ढक्कन पैक है इसका मतलब प्रेशर काफी ज्यादा है और तब इसको उठा के कहाँ रख दिए? फ्रिज में। और फ्रिज में रख दिए तो टेम्परेचर का मीन्स हाई प्रेशर लो टेम्परेचर विल फेवर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर, और इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तीसरा, अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे चले जाए, हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने के वजह से ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ब्लड में घटना शुरू हो जाएगा। मीन्स हम लोग को अब उतना ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा नहीं पाएगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं इतना मिल पाएगा, तो रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया तक उतना अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन घटेगा, हम लोग को नेसेसरी वर्क करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी रेस्पिरेशन से मिलता है, जो अब यहाँ पे घट जाएगा, जिसके चलते थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे हम लोग और वो एक अनफेवरेबल कंडीशन होगा हम लोग के लिए। तो इस तरीके से हेनरी लॉ हम लोग कवर किए। हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके जस्ट बात करेंगे,
लेकिन फिर से हम आपको एक बार कंफर्म कर देना चाह रहे हैं कि जो P इज इक्वल्स टू KHX है, यहाँ पे X ऑलवेज मोल फ्रैक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर मोल फ्रैक्शन वो नहीं है तो क्या होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, KH का यूनिट डिसाइड करेगा। और प्रेशर के यूनिट को कंपेयर करते हुए इस टर्म का यूनिट फाइंड आउट करेंगे और उस यूनिट से पता करने का कोशिश करेंगे कि ये है क्या। अगर ये मास के टर्म में होगा तो ग्राम आ जाएगा बच के, तो हम बोलेंगे x इज द मास। तो उस बेसिस पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ध्यान से वहां पे KH किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट किस तरह का है, सॉल्वेंट किस तरीके का, और टेम्परेचर क्या है। तीनों में से कोई एक बदले, दो बदले या तीनों बदले, KH भी बदलेगा। और तीनों नहीं बदला तो KH कभी नहीं बदलेगा। मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH इज ऑलवेज कांस्टेंट। KH का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक और एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कोल्ड वाटर में काफी आसानी से सरवाइव करता है विद रिस्पेक्ट टू हॉट वाटर। क्योंकि हॉट वाटर में टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, और सॉल्युबिलिटी कम तो ऑक्सीजन कम, और ऑक्सीजन कम तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए उस वाटर में ऑक्सीजन ही बहुत कम है, इसलिए उसका सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट होगा। और कोल्ड वाटर अगर है तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, टेम्परेचर काफ़ी कम है तो सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, और उसका सर्वाइवल आसान हो जाएगा। अगर हम लोग बर्फ बनाए ठंडा पानी और गर्म पानी से, तो ठंडा पानी का जो बर्फ होगा वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होगा, क्योंकि ठंडा पानी में गैसेस ऑलरेडी डिजॉल्व था और उसी को हम बर्फ में कन्वर्ट कर दिए, तो बबल्स उस गैस का उसमें दिख रहा है, जिसके चलते उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं। लेकिन अगर वही पानी को गर्म कर दे और तब उसका आइस क्यूब बनाए तो कहीं ना कहीं उस आइस क्यूब के रिस्पेक्ट में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे।